Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh. Today I am going to teach you a lesson from your English book Behave. This is second part of the lesson A Truly Beautiful Mind. The second part of the video of this lesson. So students, now I am going to start the lesson. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. While Einstein was solving his most difficult problems in physics, जिस समय आइंस्टीन फिजिक्स की कठिन समस्याओं को सुलझा रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, निजी जीवन था, वो असफल हो रहा था. उसके जो व्यक्तिगत जीवन में एक पतन शुरू हो गया था. अनरेवलिंग मतलब एक तरह से गिरना शुरू हो गया था स्तर. एक तरह से निजी जीवन में असफलता बढ़ने लगी थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़. एल्बर्ट ने चाहता था कि वो मिलीवा से शादी कर ले अपनी स्टडी की समाप्ति के तुरंत बाद. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. लेकिन उसकी माँ, आइंस्टीन की माँ जो थी, वो उस चीज़ के खिलाफ थी. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, उसने सोचा कि मिलीवा, जो कि उसके बेटे से 3 साल उम्र में बड़ी थी, was too old for him, वह उसके लिए बहुत बड़ी थी उम्र में. She was also bothered by Mileva's intelligence. वह मिलीवा की जो इंटेलिजेंस थी, जो उसके अंदर उसकी प्रतिभा थी, उससे भी वो भयभीत होती थी, परेशान होती थी. सी इज़ अ बुक लाइक यू, उसकी माँ कहती थी सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह एक किताब है, पुस्तक है. हिज मदर सैड, उसकी माँ कहा करती थी. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने फिर उस विवाह को टाल दिया, यानी मिलीवा से शादी नहीं की. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने जनवरी 1903 में विवाह किया. एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 पुत्र हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड, विवाह कमज़ोर पड़ गया. मिलीवा मीन वाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. मिलीवा इसी बीच अपना जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी, उसको वो खो रही थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वह एक बहुत दुखी, अप्रसन्न हाउस वाइफ बन रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और कई वर्षों के लगातार लड़ाई झगड़े के बाद,
द कपल, इस जोड़े ने फाइनली डाइवोर्स इन 1909, इस जोड़े ने अंत में 1919 में डाइवोर्स दे दिया, तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। पता है कि आइंस्टीन ने उसी साल जब डाइवोर्स हुआ उनका 1909 में मिलीवा से, तो उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन से, जिसका नाम एल्सा था, उसी साल विवाह कर लिया। इस प्रकार से आइंस्टीन का जो वैवाहिक जीवन था बड़ा ही उतार चढ़ाव पूर्ण रहा कि उनकी बहुत जल्दी ही उनकी पूर्व पत्नी से डाइवोर्स हो गया और उन्होंने दूसरा विवाह किया अपनी चचेरी बहन से, एल्सा से। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन का एक नया व्यक्तिगत जो अध्याय था वो उनकी विश्व में जो प्रसिद्धि थी उसके साथ साथ दोनों चीज़ें आगे बढ़ी। जैसे ही उनका एक नया जीवन का नया चैप्टर शुरू हुआ, उसी प्रकार से उनकी जो दुनिया में जो फेम थी, ख्याति थी, वो दोनों चीज़ें साथ साथ ये बढ़ने लगीं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने अपना जो सामान्य सिद्धांत था सापेक्षता का, उसको प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी जो गुरुत्व था उसके नई व्याख्या प्रस्तुत की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और एक जो सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, ब्रॉड प्रूफ, उसने ये प्रमाणित कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये ठीक था। यानी जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने गुरुत्व की नई व्याख्या दी थी, वो सही साबित हुई। उस साल पड़ने वाले सूर्य ग्रहण ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, उन्होंने इस तरह से सही गणना की थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। पता है कि आइंस्टीन ने पहले ही से एडवांस में सही गणना कर ली थी कि जो फिक्स्ड स्टार्स हैं, जो स्थिर तारे हैं, उनसे आने वाला प्रकाश सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में कितना उमड़ेगा, कितना डिफ्लेक्टेड होगा, ये पहले से ही एडवांस में उन्होंने गणना कर ली थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उसके इस कार्य को, इसकी इस खोज को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको पूरी दुनिया से
सम्मान और निमंत्रणों की झड़ी लग गई एंड लाउडेड बाय द प्रेस। होता है कि आइंस्टीन की दुनिया भर में बहुत सम्मान मिला, उन्हें इनविटेशंस मिले और उनको लाउडेड बाय द प्रेस के द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जब नाजी सत्ता में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। इमिग्रेटेड होता है किसी देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाना, इमिग्रेट कर गए, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar. 5 साल के बाद जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, जो बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की परमाणु नाभिकीय विखंडन की जो खोज हुई, हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोवर, इन्होंने अमेरिका के जो फिजिक्स थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको भयभीत कर दिया, उनको बहुत दुखी कर दिया। अप्रोवर मीन्स उनको एक तरह से दुखी कर देना, उनको डरा देना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फास्किज्म। फास्किज्म मीन्स होता है निरंकुश शासन, तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड, उनमें से बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उस फास्किज्म से, निरंकुश शासन से डर करके भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जिस प्रकार से आइंस्टीन डर करके भाग गए थे, इस प्रकार से बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे अमेरिका के, वो डर कर वहाँ से भाग गए। एंड नाउ दे वर afraid of Nazis, afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। तो बताया कि अब उनको इस बात का डर सता रहा था कि जर्मनी में जो नाजी लोग जो पावर में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, वो एटॉमिक बम बना सकते हैं, यानी परमाणु बम बना सकते हैं, उस परमाणु बम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा डर उन साइंटिस्ट को सता रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पैसेज में ये जाना कि 1933 में जर्मनी में नाजी लोग पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, और उससे डर करके, क्योंकि निरंकुश शासन था नाजियों का, वो लोग फास्किज्म को अपना रहे थे, तो उस निरंकुश शासन से डर करके आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इमिग्रेट कर गए, वहाँ के लिए चले गए। और उसके 5 साल बाद, 5 years बाद के लेटर, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोवर। तो उसके 5 साल के बाद में जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जो भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। अप्रोवर मीन्स घबरा जाना या एक तरह से बहुत दुखी हो जाना। तो उसको देख करके मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड, फ्लैड मीन्स भाग जाना, फ्रॉम फास्किज्म, निरंकुश शासन से डर करके बहुत सारे तो भाग गए। जैसे कि एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese
cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. At the urging means होता है आग्रह करना, ऑफ अ कलीग मीन्स साथी, तो अपने एक साथी के आग्रह करने पर, यानी आइंस्टीन के साथी ने आइंस्टीन से अर्ज की, आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने क्या किया आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 में उन्होंने एक लेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए लिखा, इन विच ही वार्न, जिसमें इन्होंने वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक सिंगल बम, एक अकेला ही बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उसका एक्सप्लोड होता है विस्फोट कर देना, अगर एक पोर्ट पे किसी बंदरगाह पर अगर उसका विस्फोट कर दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वह पूरा बंदरगाह और उसके आसपास की जो सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास का जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसी चेतावनी उन्होंने अपने पत्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट को दी थी कि ये एटॉमिक बम जो है बहुत ही खतरनाक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, तो उसके शब्दों का डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट मतलब उसके शब्दों का जो है कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब हिज, अगर उसको कहा जाए तो हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, मतलब उसके शब्द फेल नहीं हुए, हैव एन इफेक्ट कि इसका प्रभाव ना हुआ हो। इसका मतलब जैसा उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का बम अगर किसी भी क्षेत्र पर डाल दिया जाएगा तो वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, तो जैसा उन्होंने कहा था वही हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिका के लोगों ने एटॉमिक बम बना लिया, एक परमाणु बम बना लिया, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, उन्होंने अपने एक गुप्त योजना के अनुसार, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अनुसार एक अपना परमाणु बम, एटॉमिक बम बना लिया, विकसित कर लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इस बम को जापान के जो दो शहर थे, एक का नाम हिरोशिमा था और दूसरे का नाम नागासाकी था, उन हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में बम गिरा दिए। तो हिरोशिमा और नागासाकी पूर्ण तरह से तबाह हो गए, बहुत लोग उसमें मारे गए, ये बहुत बड़े शहर थे जापान के, पूर्ण तरह से नष्ट हो गए। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time, he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टीन
जो विनाश था, जो डिस्ट्रक्शन था, उस विनाश से बहुत ही उन पर गहरा उनको दुख हुआ, अंदर से डिप्रेशन, अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया उस घटना ने उनको। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस के लिए, पब्लिक मिसिव मीन्स होता है एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पत्र लिखा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, एक विश्व की, इन संसार की एक जो है गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जिस प्रकार से रूजवेल्ट को लेटर लिखा था आइंस्टीन ने, तो जो उन्होंने सुझाव दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का, उसके भांति ही इस लेटर का भी कोई प्रभाव मेड नो इम्पैक्ट, मतलब कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं हुआ। मतलब जो लेटर उन्होंने लिखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए कि पूरी दुनिया की भी एक सरकार होनी चाहिए, ताकि एक कोई भी देश निरंकुश ना हो जाए, तो वो सरकार जो है सारे देशों पर गवर्न करे, उन पर नियंत्रण रखे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक के अंत तक आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले दशक के अंत तक, डिकेड मीन्स दशक, दो 10 ईयर्स का होता है, उसको डिकेड ही बोलते हैं। तो अगले दशक के अंत तक आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन पॉलिटिक्स में और ज़्यादा उलझ गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और वो आर्म्स बिल्डअप के लिए, मतलब जो आर्म्स बिल्डअप, जो एक हथियारों को बनाने की जो होड़ थी, उसके वो खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी थी, अपनी प्रसिद्धि थी, कि साइंटिस्ट जो आइंस्टीन थे तो पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलरिटी थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और अभियान चलाया, कैंपेन चलाया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति के लिए और दुनिया में लोकतंत्र की बहाली के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन की डेथ 1955 में 76 ईयर्स की एज में हुई, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो बताया कि जब उनकी मृत्यु हुई तो एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, एक विश्व नागरिक के रूप में उनको सम्मान दिया गया, उनको माना गया, और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको सम्मान दिया गया, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में उनको जो है सम्मान दिया गया। इन जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनकी मृत्यु होने पर पूरी दुनिया ने उनको वर्ल्ड सिटीजन माना। मतलब वो एक देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने जो आंदोलन किए पूरी दुनिया के लिए किए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की एक सरकार बनाई जाए जो कि एक देश दूसरे देश पर किस तरह का कोई उस पर तानाशाही न दिखाए या उस पर अत्याचार न करे, इसलिए उनको विश्व नागरिक का दर्जा दिया गया और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान हुई।